गाजीपुर में लहंगा लूटल। मनोज तिवारी तब मिलने आया करते थे। जी जी जी। जब इतना हिट था। साया साड़ी भइल बरामद, बड़का गांव के कगरी टीका फेफना में आके भुलाइल बा। उस समय के जिलाधिकारी हमारे आरडी पाठक, राजेंद्र दत्त पाठक, बहुत मुझे प्यार करते थे और कहते थे कि बेटा तुम नौकरी थोड़ा कर लो, मुझे बड़ी चिंता है कि तुम आज इतना नाम है तुम्हारा पूरा ज़िले अदर ज़िलों में, लेकिन बुज़ुर्ग हो जाओगे तो नौकरी सहारा रहेगी। कई लोग ये सोचते हैं कि गज़ल मतलब खाली माशूका को जो गाते हैं हाँ। वही गज़ल है। उसी गज़ल को थोड़ा समूह में गा करके और हाई पिच गा करके ईश्वर से, खुदा से, अल्लाह से कनेक्ट कर देते हैं तो सूफी हो जाते हैं। मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। तो उसमें क्या होता है ना कि जब हम भोजपुरी की बात करते हैं ना, तो अदर जो भाषा भाषी हैं उनके जहन में केवल एक ही बात आती है कि वो देवरा, बलमुआ, हाँ। पियवा। ये दर्द है मेरा बेसिकली कि हमको क्यों स्वस्थ भोजपुरी कहना पड़ता है, ये बात भोजपुरी क्यों नहीं कह पाते। एकदम सही कह रहे हैं। एक्चुअल में हृदय से बताऊं, भजन मेरी आत्मा है। मैं 27 साल केंद्रीय विद्यालय में शिक्षण संस्थान में नौकरी की, लेकिन मैं अपने जिद को, अपने जुनून को, अपनी प्यास को जाने नहीं दिया। उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका नवकाश में। हर बार की तरह इस बार भी हम लेके आए हैं एक बड़ी हस्ती जिनकी आवाज़ में जादू है, एक ठहराव है और एक असीम शांति है जो सुनने के बाद आपको कहीं ना कहीं रूहानियत के लेवल पर, स्पिरिचुअलिज्म के लेवल पर लेके जाता है। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर कमलेश उपाध्याय हरिपुरी जी का। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नवकाश के सभी दर्शकों को मैं डॉक्टर कमलेश हरिपुरी हृदय से प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नवीन प्रकाश जी इतने व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, कमाल का इनका व्यक्तित्व है, अथाह प्रेम है हम कलाकारों के प्रति आपके मन में। इस भाव से मैं और भी गदगद हूँ। इन्होंने कहा कि मैं गज़ल सम्राट हूँ। सम्राट ये लोग बोल देते हैं अभी हम लोग एक विद्यार्थी के रूप में अपने आप को मानते हैं। मैं भजन गाता हूँ, गज़ल गाता हूँ, स्वस्थ भोजपुरी गाता हूँ। चूँकि मैं भोजपुरी क्षेत्र का हूँ तो ये तीनों विधाओं को लेके मैं चलता हूँ। हम तीनों विधाओं पर बारी बारी से बात करेंगे सर। सबसे पहले आपके व्यक्तिगत जीवन पर बात करते हैं, क्योंकि हम चलते वहीं से हैं फिर पहुंचते हैं कहीं जहां हमें पहुंचना होता है। तो आप अपना गांव, जो हरिपुरी गांव है, वहां से शुरुआत कीजिए सर, और मुंबई तक का जो सफ़र है आप अपने शब्दों में बयां कीजिए सर। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश बलिया से हूँ और बलिया में मेरा एक छोटा सा गांव है हरिपुर। और मैं जब 8वीं और 7वीं कक्षा में था ना, तभी से मेरे जहन में एक बात आई कि अच्छा, शुरू से ही थोड़ा थोड़ा मैं गा रहा था। टूटे फूटे बर्तनों को लेकर के मैं गाता था, बजाता था। स्कूल में पिताजी भेजते थे, बड़े बाबूजी के अंडर में हम लोग पढ़े, तो गांव के ही एक पाठशाला स्कूल में हम जाते थे। रास्ते में कुछ टूटे फूटे बर्तन मिल जाते थे तो लकड़ी से बजाने शुरू कर देते थे। कभी स्कूल पहुंच नहीं पाते थे तो पिताजी की बहुत डांट मिलती थी। तो इस तरह से क्रम शुरू हुआ। फिर धीरे 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 कस्बा है गढ़वार, वहाँ मेरा मांटेसरी पद्धति से स्कूल है, वहाँ पे दाखिला करवाया गया। फिर वहाँ से थोड़ी सी शिक्षा में मजबूती आई और ठीक से चलने लगी शिक्षा। लेकिन जहाँ भी रहा, चूँकि ये गॉड गिफ्टेड आवाज़ थी, तो मैं सभी शिक्षकों का प्रिय हमेशा रहा हूँ। क्योंकि प्रार्थना सभा में पहली कतार में खड़े होकर के प्रार्थना करवाना, कोई भी फंक्शन होता हो, कोई भी अतिथि आता हो तो कमलेश, अरे आ जाओ जाओ एक गाना गाओ, तो मैं भोजपुरी गाता था। फिर धीरे धीरे करते 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 जब 10वीं कक्षा में गया और कहीं एक कार्यक्रम कर रहा था, तो तत्कालीन सांस्कृतिक खेल मंत्री बिहार के थे अर्जुन विक्रम शाह। तो उन्होंने मुझे सुना और कहा कि बेटा तुम सीखते हो कि नहीं, गाते तो बड़ा अच्छा हो। तो मैंने सोचा कि सीखना क्या होता है, मैं तो गा ही रहा हूँ। जब नाइन्थ क्लास में मैं पहुंच गया था शायद, हाँ 10th 9th में, और मैं गा रहा था, भोजपुरी गाता था। तो तब मैं बोला कि सीखना क्या होता है, तो मैं गा ही रहा हूँ। हमारे एक गुरुजी
प्रारंभिक गुरु जो भोजपुरी सिखाते थे, राजनारायण यादव जी, मैं आज भी बड़ा सम्मान करता हूँ उनका। और उन्होंने मुझे ऐसे सिखाया था, बोले नहीं नहीं तुम जाके संगीत की शिक्षा लो। तो मेरे गांव से 15 किलोमीटर दूर मेरा ज़िला पड़ता है, बलिया ज़िला। वहाँ पे मेरे प्रथम गुरु पंडित नरेंद्र नाथ शर्मा जी, अब तो स्वर्गीय हो गए, अभी नहीं हैं, लेकिन उनकी बेटियां हमारी दीदी जी अभी भी हमको आशीर्वाद देती हैं, उनका परिवार है। और दूसरे गुरु हमारे स्वर्गीय पंडित काशी प्रसाद मिश्रा जी, दोनों गुरुओं से हमने अपनी शिक्षा ली। और उसके बाद वो क्रम शुरू हो गया। फिर मैंने गायन में विशारद किया इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति से, गुरु जी के ही वजह से, पंडित नरेंद्र नाथ शर्मा जी की वजह से। तो उनकी वजह से मैंने विशारद किया। फिर धीरे 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 बचपन से ही स्थिर गाने का बड़ा शौक़ था। तो अनूप जी का उस समय बड़ा हिट हुआ था गाना, तो सब लोग सुनते थे। सुरेश वाडकर जी की आवाज़ मुझे अच्छी लगती थी। होता है ना, कोई कोई किसी को प्रिय होती है, प्रिय होता है। हाँ। जबकि मैं भोजपुरी क्षेत्र का हूँ, तो बिरहा पद्धति हाँ, से गाने वाले हाँ। हीरा बुल्लू सब लोग थे। हाँ। लेकिन मेरा झुकाव उस तरफ नहीं हो पाया। मैं शुरू से ही अच्छी चीज़ें सुनता था। तब मैं जगजीत सिंह जी को सुनता था कैसेट पर, तो कई लोग बोर फील करते थे गांव में, ये क्या हो रहा है इतना स्लो। लेकिन धीरे धीरे वही सुनते 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 मेरे जहन में और अनूप जी से के संपर्क में आया। तो अनूप जी के पिताजी पुरुषोत्तम दास जलोटा जी फिर यहाँ भजन के मेरे गुरु मार्गदर्शक रूप में मिले। 12-13 साल गुरु जी के अंडर में मैंने रहा। उसके बाद अनूप जी का खूब स्नेह मिलने लगा। अब हमारे दर्शक, आपके नौकाश के दर्शक सोच रहे होंगे कि इतने दिन से ये गा रहा है, कर रहा है, फिर आज यहाँ कैसे क्यों बैठा है। मैं आप सबको दर्शकों को बता दूं कि मैं 27 साल केंद्रीय विद्यालय में शिक्षण संस्थान में नौकरी की है। अरे सर, तो आप हमारे गुरुजी हो गए सर। मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, ये बात तो पता ही नहीं था। तो हमारे म्यूजिक टीचर आप हो गए सर। तो हमारे म्यूजिक टीचर की पूरी यादें ताजा हो गई। मतलब कमाल की ये बात है कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तब मेरा 92 में आर सीरीज कैसेट कंपनी से मऊ से निकला था। अच्छा। और मेरे एक मित्र हैं, अभी भी वर्तमान में वो विधायक हैं लखनऊ में, उमाशंकर सिंह जी, मैंने बसपा के एकमात्र विधायक हैं, और अजय शर्मा, दोनों हमारे मित्र ने मेरे साथ रह करके बातचीत करके ले जा करके मऊ में आर सीरीज कैसेट महेंद्र पांडे जी से मिलवाया। वहाँ मेरा एल्बम निकला, छोड़ा धनबाद झरिया, और ददरी मेला हमारे यहाँ होता है, उसी दिन ये रिलीज हुआ था 92 में शायद। गली गली वो गाना हिट हो गया। वो गाना ये था, मैं आपको बताऊं। हाँ सर, बिल्कुल। अरे गाजीपुर में लहंगा लूटल, ताजपुर डेहमा चुनरी। मैं सुना हूँ, अब 4 लाइन। गाजीपुर में लहंगा लूटल, ताजपुर डेहमा चुनरी, साया साड़ी भइल बरामद, बड़का गांव के कगरी टीका, टीका फेफना में आके भुलाइल बा, कि बाली बलियां बरामद होके आइल बा, हो बाली बलियां बरामद होके आइल बा। ये गाना गली 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 धूम मचा चला है, बहुत एक जमाना था गाने का। बहुत। हाँ। मैंने बैंड बाजा हो या नाच हो या कुछ भी फंक्शन हो, ये गाना इतना चला। अच्छा, उस समय भोजपुरी के 2 ही नाम थे, अपने मुंह से मैं क्या बताऊं। भरत शर्मा जी मैं बड़ा भाई मानता हूँ और बड़े ही सम्मानित व्यक्ति हैं, और एक कमलेश हरिपुरी, यही 2 नाम थे। बाकी ये सब हमारे मित्र हैं। गोपाल राय बाद में आए, मेरे साथ बैठते थे तब। मनोज तिवारी तब मिलने आया करते थे। जी। जब इतना हिट था उस समय कोई और माध्यम उम्र में भी छोटे हैं सर, तो मतलब हर कोई बड़ों से सीख के ही आता है और धीरे धीरे ये करता है। तो आपको खुशी होती होगी कि मतलब जो है आपके पास आके और 4 चीजें सीखे ही होंगे, मतलब जो नहीं, मैं सीखने की तो बात नहीं कर सकता मनोज तिवारी को। ऐसा नहीं होता है सर कि आप सिखाते हैं किसी को, लेकिन जैसे मैं आपके पास बैठा हूँ, आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहे, लेकिन मैं आपसे काफी कुछ सीख रहा हूँ। उस समय उन लोगों ने, कोई ऐसे गायक नहीं है, मनोज तिवारी की ही बात कर रहा हूँ, कई लोग हैं जो मेरे इस गाने के पैरोडी न बनाए हों। अच्छा। हाँ। सब लोगों ने पैरोडी बना यही करके तो सीखना होता है सर। पैरोडी बनाया। हाँ। उसके बाद हमारी पत्नी जी हैं, हाँ। रीता उपाध्याय, मैंने बड़ी ही आध्यात्मिक विचारधारा की हैं और संगीत को खूब महसूस करती हैं जी। और उनका सपोर्ट ये है कि अगर आज मैं एक दिन रियाज बंद कर दूं तो शाम को टोक देगी, आज तो आपने रियाज नहीं किया, आज क्या कर रहे थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा हौसला है। तो उनके वजह से और उनके भगवान की कृपा से वो बड़ी उसमें
उनका बड़ा रोल है। मुझे नौकरी मिल गई। जी मैं तब हिट था उस समय। हाँ। और उस समय के जिलाधिकारी हमारे आरडी पाठक, राजेंद्र दत्त पाठक, जी, जी, बहुत मुझे प्यार करते थे और कहते थे कि बेटा तुम नौकरी थोड़ा कर लो, मुझे बड़ी चिंता है कि तुम आज इतना नाम है तुम्हारा पूरा जिले अदर जिलों में, लेकिन बुजुर्ग हो जाओगे तो नौकरी सहारा रहेगी। तब मुझे भी नहीं समझ में आता था। उन्होंने जबरदस्ती इसमें केंद्रीय विद्यालय में एडहॉक में नया नया स्कूल खुला था बलिया में, गढ़वार में, तब मुझे एडहॉक पे रख दिया। फिर उन्होंने फॉर्म भरवा करके फिर मैंने परमानेंट हो गया, मैं महाराष्ट्र में आ गया। यही करते 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 कब 27 साल निकल गए, हाँ, पता नहीं लगा, पता ही नहीं चला। लेकिन मैं अपने जिद को, अपने जुनून को, अपनी इस प्यास को जाने नहीं दिया। और मेरे मन में वही एक भाव है कि कमलेश हरिपुरी नाम एक विश्व स्थल पे, विश्व के पटल पे एक स्थापित नाम हो। मुझे लगता है सर कि आप नौकरी करने लग गए तो कहीं ना कहीं जो है वो एक रुकावट बन जाता है, थोड़ा सा अवरोध आया क्योंकि था। नौकरी का जो सैलरी है वो थोड़ा अफीम की तरह होता है। तो मुझे लगता है आपका दौर फिर से शुरू होगा, या आप अभी जवान हुए हैं? अफीम की तरह बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उसमें पत्नी जी हमारी बार बार कहती हैं कि एक सिक्योर है, आप इसको मत छोड़िए मत छोड़िए। और मैं अब बहुत करते करते, मेरा बेटा है, और फिर अभी जब ट्रांसफ़र हुआ ना, मैं आईआईटी पवई में था मुंबई में, तो मैं अभी पत्नी जी से कहा, रीता से, कि अब यार थोड़ा सा मुझे, थोड़ा सा आकाश खुला है, थोड़ा सा उड़ने दो। फिर उन्होंने मेरे भाव को महसूस किया, फिर बोला कि ठीक है। तो अभी 2023 में तो मैंने वीआरएस लिया है। अच्छा, वीआरएस अभी मुझे 12 साल और नौकरी करने थे। नहीं, आपने बहुत सही डिसीजन लिया, क्यों आपको फिर से जवान होना था। और हम नवकाश के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सर अभी जवान हुए हैं और सर अभी धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे। तभी अभी अभी इनका शुरुआत अभी होना तो शुरुआत बाकी है। है। वो जो 27 साल था और जहाँ बाकी जितना बता रहे हैं सर ये सब गाने, वो सीखने का क्रम था। असली उड़ान अभी बचा हुआ है। करेक्ट। क्योंकि मैं एक लाइन कह दूं जगजीत सिंह को, ये मैं जब गज़ल की बात आपने शुरू में करी, अभी तो भोजपुरी सुना दिया, लेकिन जब गज़ल की बात होती है तो ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि वक्त तो लगता है। हाँ, वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। वो भोजपुरी का भाव था। हाँ, हाँ। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। वाह, तो जैसा आपने कहा कि अभी आपकी ये नई जर्नी की शुरुआत है 2023 के बाद, तो मुझे भी बड़ा अंदर से विश्वास होता है कि इस 2 ही साल में ये जो एक सेंसेक्स वाला जो स्तर है ना, काफ़ी बड़ा है। और जो मैं शुरुआत किया था, 2-4 हज़ार मेरे फेसबुक के फॉलोअर थे, अभी 2.5 लाख के आसपास हो गए यही 2 साल में। तो लोग मुझे बहुत प्यार करने लगे हैं। नहीं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा सर, वो एक्चुअली अच्छा ही लगेगा आपको जी, कि बप्पी दा ने बहुत गाने बनाए, बहुत हिट गाने दिए, और ये है। बट हमारे जनरेशन में आज, मतलब जिस हिसाब से वो नचा के गए ना उलाला पर, करेक्ट, और वो उस उम्र में नचा के गए जब वो लोग कह रहे थे कि अब तो कुछ नहीं है, अब तो खत्म हो गया। लेकिन हर कोई जो भी जिंदा था, जवान था, बूढ़ा था, हर कोई नाच के गया। तो उनका एक्चुअली में असली दौर उसी समय था। पुराना तो दौर देखा नहीं ना। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा आपके भी जीवन में आएगा। यही सब बातें मुझे और ऊर्जा से भर देती हैं, विश्वास से भर देती हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि कुछ ऐसा होगा। मैं एक्चुअल में हृदय से बताऊं, भजन मेरी आत्मा है। क्योंकि हम लोग शुरू से ही भजन को बड़ा ही आदर दिए हैं और सम्मान दिए हैं।
अनूप जलोटा के पिताजी पुरुषोत्तम दास जलोटा जी उनका जो मेरे न गुरु तो रहे हम हैं। न तो हम, मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर आपने न तो हम नहीं सुना है तो एक बार आप जाके सुनिए, फिर आपको पता लगेगा कि पुरुषोत्तम दास जलोटा जी कौन है। जी जी खास करके आज के जनरेशन नहीं जानते नहीं पुरुषोत्तम जानते। दास जलोटा जी को। तो अनूप जी का बड़ा स्नेह रहता है, और मैं कई ऐसे कार्यक्रम किया हूँ जहाँ अनूप जी को लोग बुलाना चाह रहे हैं और अनूप जी व्यस्त हैं, इंडिया के बाहर हैं, तो ऐसे कई कार्यक्रमों के लिए उन्होंने मुझे रेकमेंड किया है। और बड़ी प्रभु की कृपा है कि वहाँ परफॉर्म करने के बाद फिर लोगों को ये फील नहीं हुआ, कमी फील नहीं हुई कि अरे अनूप जी नहीं आ पाए। तो हालांकि मैं नकल नहीं करता हूँ, मैं अपनी विधा से गाता हूँ, चूँकि उनके पिताजी मेरे गुरु रहे हैं तो वो थोड़ी सी झलक आ जाती है। जैसे मैं लोगों को गाता हूँ, ऐसी लागे लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागे लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरी हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागे लगन मीरा हो गई मगन। वाह, बहुत बढ़िया सर। तो लोग बड़ा पसंद करते हैं, सुनते हैं। आनंद की बात बताऊं, एक हमारे कवि मित्र हैं, और आज देश दुनिया में उनका बड़ा सम्मानपूर्वक नाम लिया जाता है, वो हैं दिनेश बाबरा जी। अरे सुनता हूँ मैं दिनेश तो बाबरा जी दिनेश को। बाबरा मेरे अति प्रिय हैं, अति प्रिय इसलिए कि बहुत कलाकार अच्छे हैं, हाँ। उसके लिए तो हैं ही हैं। है ही है। उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो इंसानियत है, और मेरे प्रति उनका जो भाव है, आहा कूट कूट के भरा है। उनके घर का कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई ऐसा फंक्शन ऐसा नहीं है जो मेरे बिना पूरा हो पाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो मुझे हर समय याद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और उनकी एक लाइन मुझे अच्छी लगती है कि वो कहते हैं कि कमलेश जी, जी तो मैं कह रहा हूँ, हम बड़े प्यार से आपस में, कमलेश यार मैं बहुत कलाकार देखा हूँ, अपने मुँह से अपना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो ऐसे आप जैसे लोग वो भी कहते हैं कि एक ही आदमी भजन भी गा रहा है, गज़ल भी गा रहा है उसी मैंने गहराई से, और भोजपुरी को भी गा रहा है उसी। अगर पूर्वी गाऊं तो आपको पूर्वी भी सुनाऊंगा। तो कोशिश करता हूं कि उन तीनों विधाओं को लेके चला जाए और उन तीनों विधाओं में मैं न्याय कर पाऊं। और इसके लिए जब से मैंने नौकरी छोड़ा है, तब से मैं 2 घंटा रियाज करता हूं, कम से कम 2 घंटा, और उसके बाद अपने कार्यक्रमों में फिर या ऐसे कुछ मीटिंग या इंटरव्यूज़ में जाते रहता हूँ, नए लोगों से मिलता हूँ। उन्हीं के कार्यक्रम में मैं आया था और कुमार विश्वास जी आए थे, डॉक्टर कुमार विश्वास, देश के सभी मूर्धन्य कवि आए थे वहाँ। तो कुमार विश्वास जी ने वहीं पे तय कर लिया पिछले साल कि यार ये लड़के को बुलाना है। तो फिर उनके थ्रू तो दिनेश भैया ने मुझसे कहा कि कमलेश भैया 10 तारीख को आप कहीं मत जाना, 10 फरवरी को उनका जन्मदिन होता है। तो मैं बोला कि कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा कि नहीं चलना है आपको, दिल्ली चलना है। हमने कहा कि ठीक है, टिकट बनवा दिया, आधार कार्ड मांग लिया, सब कर लिया। मैं बोला अरे कहाँ जाना है बताइए तो। अरे चलिए तो आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो आपको गाड़ी आई रहेगी, आप होटल पहुँचिए। मतलब इतना भी सरप्राइज़ क्या है कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। तो गए, दिल्ली गए, होटल में गए। अब वहाँ से जब खुद भी वहाँ होटल में ये मिले, बोले कि अब चलिए हम लोग कहाँ चल रहे हैं पता है? मैंने नहीं, कुमार भैया का जन्मदिन है ना, तो कुमार भैया के जन्मदिन में आपको ही बुलाया है और आपका ही कार्यक्रम है। तो वहाँ उन्होंने सरप्राइज़ दिया। तो ये आप सबको और आपको मैं बता रहा इसलिए रहा हूँ कि मैं भी नौकरी छोड़े 2 ही साल हुआ। आपका मुंबई आना ही 2 साल में मानता हूँ सर। ये बहुत बड़ी बात है। तभी तक तो मैं नौकरी में था। क्या बात आफ्टर कोरोना एक्चुअली में तो आप ये मैं कह सकता हूँ। हाँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं कब मुंबई एक्चुअली आए। में आप तो संगीत की दुनिया में जेनजी हैं सर। आप जेनजी के अल्फा के भी आगे के हैं। बहुत बढ़िया आपने कही बात। हाँ हाँ, देखिए यही सब ऊर्जा और प्रदान कर देती है मुझे। तो बस भैया के यहाँ गए हम लोग। उनका मुंबई बोल रहा हूँ, दिल्ली से करीब 60-70 किलोमीटर उनका केवी कुटीर जो फार्म हाउस है, वहीं पे लिमिटेड 150 लोगों की पार्टी थी। और कुमार भैया का बड़प्पन देखिए, नीचे बैठ करके परिवार सहित और मुझे मेरी टीम को 2 घंटा सुने हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा मेरे लिए अवार्ड है। भगवान के सीम अनुकंपा टी सीरीज जो आज देश की प्रतिष्ठित कंपनी है संगीत की, उसमें गुलशन कुमार जी की बड़ी इच्छा थी कि
सब उनके पास है स्पिरिचुअली, जो भी आप खोजेंगे टाइप करेंगे सब मिल जाएगा। सब मिल जाएगा। रामायण उनके पास नहीं था, रामचरितमानस। अच्छा, रामचरित, ये भी बड़ा आश्चर्य है ना, आश्चर्य की बात है। हाँ, ये गाने वाले कितने हैं। तो गुलशन कुमार जी ने वहाँ एक कोहली साहब हैं, अजीत कोहली, हाँ अजीत कोहली नाम है, तो उनको जिम्मेदारी दी थी कि हरिहरन जी को, चूंकि हरिहरन जी का वो हनुमान चालीसा खूब चलता है उन्हीं, अरे बहुत अच्छा, बहुत करोड़ों करोड़ों में। करोड़ों, मतलब हम लोग भी बचपन से सुन जी रहे हैं। जी वो जी उनकी आवाज थी, बहुत बाद में पता लगा। हाँ, हाँ, लेकिन सुनते पहले रहे। लगता था हाँ, कि गुलशन जी गा हाँ, रहे हैं। हाँ, हाँ, तो गुलशन जी की इच्छा थी कि हरिहरन से गवाया जाता। हरिहरन जी ने कोशिश भी किया था उनके घर में, हिरानंदानी में, ये सब कहानी मुझे उन्होंने बताई थी। तो हरिहरन जी के घर में ऐसे स्टूडियो बना दिया गया था, एक रिकॉर्डिस्ट रख दिया गया था कि जब आप फ्री हो तब थोड़ा थोड़ा गाते रहिए, पूरा रामायण गाना है। बालकांड भी पूरा नहीं हो पाया, सोचिए, लेकिन प्रभु को क्या मंजूर था। AVR मानस संस्था लखनऊ की जो इंजीनियर विनोद कुमार अवस्थी, हमारे बड़े भैया, और एडवोकेट राकेश चौहान जी, अवधेश मिश्रा जी, और हमारे कैप्टन साहब जो अभी नहीं रहे, तो इन चारों लोगों ने एक योजना बनाई कि रिकॉर्ड किया जाए ऐसे ऐसे। तो आफ्टर ऑल मैंने बताऊं कि मुझ तक वो बात पहुंची, और भगवान की असीम अनुकंपा से पूरे रामायण को अखंड 36 घंटे का रिकॉर्ड बना, गाने का सौभाग्य उन्होंने मुझदास को दिया। बहुत बढ़िया सर। हाँ। जो टी सीरीज में है, और दर्शक आप सुनना चाहें तो टाइप कीजिए रामचरितमानस कमलेश उपाध्याय, तो टी सीरीज में आपको मिले। ये सब उपलब्धियां हैं रामायण की। अच्छा, दो चौपाई, एक चौपाई गा दीजिए सर, हमारा भी नवकाश शुद्ध हो जाएगा। ईश्वर ने यह तन दिया, करने को दो काम। ईश्वर ने यह तन दिया, करने को दो काम। तन धन से सेवा करो, मन से सुमिरो राम। बड़ी सुंदर और एकदम सरल धुन, जो आप लोग भी गुनगुना लीजिए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। एक लाइन और कहता हूं, एक चौपाई। कर्म प्रधान विश्व कवि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। रामायण की चौपाई रामचंद्र से, भगवान की जय जय। रामायण की चौपाई से मुझे ये बात बोलने का मन कर गया सर कि वही होई है, वही जो राम रचि राखा। तो 27 साल जो आपने हमारे विद्यालय में, बेसिकली केंद्रीय विद्यालय में आपने बिताया है, और जब आप अभी फिर से एक बार, मतलब नहीं, आज से तो यही कहूंगा। लोग पूछते हैं कि मुंबई में कब आए, तो मैं बोला 2023 में। 2023 में और अभी आपने बहुत बढ़िया है। और अभी आपकी शुरुआत हुई और आप अभी शिखर पर पहुंचेंगे। तो वो जो 27 साल जो आपके विद्यार्थी रहे ना जी, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। कई बच्चे अभी फेसबुक से खोज खोज के मुझे फोन करते हैं, तो वो उसकी संख्या, इस पोस्ट पे हूँ, उसकी संख्या बढ़ेगी। उसकी संख्या बढ़ेगी। अच्छा, आपके विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम पात्रता। तो केंद्रीय विद्यालय नवकाश के सारे दर्शकों के माध्यम से मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूँ। कई बार मुझे वो खटकती है बात। अभी एक पिक्चर आई थी ना जिसमें ये गाया गया है। हाँ, कौन सा गाना सर? मंगल भवन। हाँ, मंगल भवन मंगल हारी। हाँ, द्रवहंस से किसी ने गाया है, ये दो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, नाम भूल गया। तो मुझे बड़ी बात खटकती है, वो किसने लिखा है, कि ये लोग क्यों गलत गाते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में। जैसे वो क्या गाए हैं, मंगल भवन अमंगल हारी,
अद्रबहु सु दशरथ अजर बिहारी अजर करते हैं। बिहारी, हाँ, इतनी बात तो खटकती है ना कि गोस्वामी जी के लाइन को भी इन्होंने चेंज करके वो चेंज कर उसके दिया। क्या अर्थ निकलते हैं। हाँ, तो अगर सुन रहे हो तो भैया आप लोग थोड़ा इसको करेक्शन करके आप लोग गाया करिए। फिल्म इंडस्ट्री को लोग फॉलो करते हैं हाँ, और कम से कम आप अपनी नई बात कहते हैं तो उसमें कुछ भी लिखिए, लेकिन गोस्वामी जी के लाइन को तो चेंज मत करिए। नहीं आजकल थोड़ी सी ये समस्या हो गई है सर कि हाँ। पहले मतलब थोड़ा पहले जनरेशन में जी वो अब लोग कनेक्ट करेंगे, शायद राइटर लोग हमसे नाराज भी हो जाएं। हो पहले तो हो, कोई बात हाँ, नहीं, जो पहले बात है। हाँ जो बात है वो तो बात है। पहले लोग क्या करते थे कि 2-4 चेलों को बिठाते थे, जैसे मान मालूम लीजिए है, मेरा नाम बड़ा हो गया है तो मैं 2-4-5 और वो 2-4-5 में से 3 हमसे ज्यादा जानकार हैं, करेक्ट करेक्ट। तो वो बिठाते थे, फिर उनकी बातें सुनते थे और करेक्ट करवाते थे ये करके। बट आजकल पैसा के चक्कर में सब सोलो हो गया है और इंटरनेट पे उपलब्ध है वहां से निकाल लिया, इस पे उपलब्ध है वहां से निकाल लिया, तो आप तथ्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमें लग रहा है कि जो विकिपीडिया में लिखा है वही सच है, जो गूगल में सर्च किया, चैट जीपीटी में सर्च किया वही सच है, लेकिन वो ग्रंथों को देख नहीं रहे हैं। और पहले एक ही शब्द, जैसे डिक्शनरी का देख लीजिए, तो डिक्शनरी में एक शब्द खोजने के क्रम में 100 शब्द से परिचय हो जाता था। करेक्ट करेक्ट। अभी वैसा चीज नहीं है, अभी हम वैसा कट नहीं टू है। कट हो गए हैं। तो ये जो छोटी मोटी गलतियां नजर आ रही है वो इसी का परिणाम लेकिन है। जो नई जनरेशन है, आगे वाली पीढ़ी है, हाँ। वो गोस्वामी जी के लाइन को फिर वो झुटला हाँ, देंगे कि नहीं वो गलत है। हाँ वो गलत जो है, फिल्म में आया ये था ना वो सही सही है, है। ये सही है। तो ऐसे लोगों पे मेरी अभी क्षमता नहीं है, मेरा उतना नहीं, तो सच में मैं बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था इस पे। नहीं सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा अच्छा आप गीत गाइए, लोग ये बात सुनेंगे जो आप कह रहे हैं। हाँ, ये बात और पहुंचे कम से कम। हाँ, क्योंकि वो बहुत बड़ी फिल्म थी, हालांकि बहुत हिट नहीं हुई। वो प्रभास की प्रभास फिल्म थी। वाली, हाँ हाँ हाँ, क्या नाम था उस फिल्म का? प्रभास इसमें रामायण नहीं, क्या नाम था प्रभास वाली फिल्म का? अरे वो बड़ा, हाँ ऐसा कुछ था भी अब देखिए वो इतनी खराब फिल्म हुई कि नाम भी नहीं याद कि है। नाम भी याद नहीं है। वो गाना अच्छा लग रहा था, हाँ वो कंपोजिशन अच्छा है, दोनों म्यूजिक डायरेक्टर नाम भी उनका बोल रहा हूँ मैं। तो वो हमारे राइटर पे बहुत आरोप लगा था, हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा जेनजी करने के चक्कर में वो मनोज जी हाँ मनोज जी वो ज्यादा मतलब वो हो लेकिन गए, मनोज जी मतलब कैसे ये गलती कर सकते हैं? अजय बिहारी कैसे करवा सकते हो गई होगी, गलतियां हो जाती है सर। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि गजल गाने में क्या भाव आता है, दर्शक गजल को किस तरह से देखें। भजन गाने में क्या भाव आता है, क्या भजन और गजल एक ही जैसे हैं या दोनों आसमान जमीन का अंतर है, ये थोड़ा सा डिफरेंस बताइए, फिर हम लोग स्वस्थ भोजपुरी पर आएंगे। मैं बता रहा हूँ। कई लोग ये सोचते हैं कि गजल मतलब खाली माशूका को जो गाते हैं हाँ। वही गजल है, लेकिन इसको थोड़ा सा और विस्तारित करें तो उसी गजल को थोड़ा समूह में गा करके और हाई पिच गा करके ईश्वर से, खुदा से, अल्लाह से कनेक्ट कर देते हैं तो सूफी हो जाता है। अच्छा, आप समझ गए? हाँ, बहुत अंतर नहीं है। बहुत अंतर नहीं है। गजल को ही, जैसे मान लीजिए मैं गा रहा हूँ, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत। अब यहाँ ऐ मोहब्बत किसको आप महसूस कर रहे हैं? खाली माशूका ही मोहब्बत थोड़े है। हम जिस खुदा को, जिस प्रभु को, जिस ईश्वर को, जो भी नाम ले लीजिए, आप मानते हैं, वहां से थोड़ा सा टूटे हैं, आपका ऐसा फील होता है कि अरे हमने तो इतनी सेवा की प्रभु की, फिर भी हमारा ये, तो वहां फिर वो दिल टूटने वाली बात, फिर वहां उनसे आप कनेक्ट होते हैं। तो जब वही बात तेज स्वर में और समूह में जब गाते हैं हाई पिच में, तो उसका सूफी का रूप दे दिया जाता है, उसी गजल को, हाँ उसी गजल को, है ना। और आजकल तो ये विधा सी हो गई है कि जैसे आप गजल, जैसे मैं भजन गा रहे हैं, अब एक मेरा भजन है, मेरे फेसबुक पे मिलियन लोगों ने सुना इसे और बड़ा पसंद करते हैं लोग, डिमांड कर करके सुनते हैं। गाया तो कई लोगों ने है और इसे लिखा है परम पूज्य राजेश्वरन महाराज जी ने। बहुत शानदार लिखते थे, क्या गाते थे खुद भी। तो ये मैं गा दूं आपको। जो प्रेम गली में, अभी देखिए भजन का उन्होंने रूप दिया भजन को, और यहाँ आप गजल भी फील कर सकते हैं। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में। अब जहां समझ की थोड़ी सी कमी या कमजोरपन होगा
तो यहाँ प्रेम की गली बस वही जो वही अच्छा जो हमारी उस गली में माशोका रहती है, उस गली में नहीं गए तो, लेकिन यहाँ तो उस गली की बात हो रही है जो परम पिता परमेश्वर से मिलवा देती है। जो प्रेम गली में आए नहीं, आज प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली। तो गजल और भजन बहुत सिमिलर है, बस आपके जहां भाव परिवर्तित हो गए ना तो वो भजन में चला जाता है, जो भाव परिवर्तित हो गए तो गजल में चला जाता है। दोनों में एक बात कॉमन है कि आपको गायकी करनी है अगर भजन और गजल दोनों में। भजन में ये बात है कि जब तक भाव उत्पन्न नहीं होगा तब आप भजन को गुनगुना नहीं सकते। भजन की विधा ही है कि शब्द प्रधान के साथ साथ भाव प्रधान होता है तो भजन का रूप लेता है। गज़ल में थोड़ी सी गायकी को ऐड किया जाता है जिसमें क्लासिकल सिंगिंग की बहुत आवश्यकता होती है ना, कि एक ही बात को कहने के लिए अगर 4 ढंग से आपको कहने की ज़रूरत है तो जब तक आप क्लासिकल सीखे नहीं रहते हैं तब तक आप कह नहीं पाते हैं, है ना। कई गज़लें हैं जैसे गुलाम अली साहब की है, चमकते चाँद को टूटा हूँ तारा बना डाला। अब इसको भजन में आप गाएंगे तो थोड़ा सा खाली भाव में गाएंगे, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। मान लीजिए इसे कैसे गजल में थोड़ा सा इसकी आपकी खूबसूरती इसमें और बढ़ जाती है जब नज़ाकत हो जाती है उसमें। गजल में उसके लिए माशूका या अपने दर्द को फील कराने के लिए थोड़ी सी उसमें हरकतें डालते हैं और हरकतें डालने के लिए आपको तैयारी की जरूरत है। चमकते चाँद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। चमकते चाँद को टूटा हुआ तारा बना डाला। यही बात है। गज़ल में अपने दर्द को भी अपने फील को थोड़ा नज़ाकत के साथ कहना पड़ता है जी। और भजन में अपने भाव को अपने बात को भाव के साथ बात कहनी पड़ती है, बस वही अंतर। सूफी में वही गज़ल वही भजन हाई पिच में और समूह के साथ आग विभोर होकर के मतलब खंगाल के रख दीजिए अपना, तब कागा सब तन खाइयो आज चुन चुन खाइयो मांस। कागा 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 सब तन खाइयो आज चुन चुन खाइयो मांस। ये दो नैना मत खाइयो ये तो पिया मिलन की। अब यहाँ पिया अपने प्रभु से है, तो से नैना नैना नैना। अब इसी गजल के रूप में आप गाएं, तो से नैना मिला के तो से नैना। ऐसे को सूफी का रूप देना है तो थोड़ा रिदमेटिक कर दीजिए, रिदमेटिक कर दे। तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना नैना तो से नैना। छाप तिलक सब छीन रे तो से नैना मिला। यही सब अंग आया। नहीं, हम चाहते थे दर्शकों को कि मतलब कुछ चीज़ें किताब में पढ़ के जानते हैं और कुछ जो सालों की तपस्या के बाद जो अनुभव होता है और वो जब वाणी से निकलता है तो लोगों को सीधा वो समझ में आता है, दिल में दिमाग में जाता है। तो इसलिए मैं चाहता था कि ये डिफरेंस लोग समझें। और जो अपना मैं भी अगर थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल पा रहा हूँ, डिस्कस कर पा रहा हूँ, मैं भी बड़े बड़े लोगों से सुन के सीख के ही जो अनुभव बता रहे हैं इतने सालों का,
हर पल सीखता हूँ। पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी से कई चीज़ें कि उस विधा को कैसे गाई जाती है चीज़ें। हाँ सुरेश वाडकर का अपना एक हाँ। कमाल है। मतलब कई लोग मेरे बड़े आदर्श हैं जो मैं इनसे कई कई चीज़ें सीखता हूँ। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो फिर आते हैं हम वापस अपने मेन मुद्दे पर। एक हमारा दर्द भी है जो मैं सवाल सर से करने जा रहा हूँ, जी जी। लेकिन हम दर्द के तौर पर नहीं करेंगे। हम ऐसे करेंगे कि आगे क्या अच्छा हो सकता है उस पर बात करेंगे। तो एक समय था सर जब भरत शर्मा जी, आप लीजेंड, क्योंकि वो हमारा बचपन था। मतलब हम लोग अब भोजपुरी पे आ रहे हैं। हमने वो हाँ गाने सुने थे। भोजपुरी पर नहीं आ रहे सर, स्वस्थ भोजपुरी पर आ रहे क्या हैं। बात है। तो हाँ, तो ये दर्द है मेरा बेसिकली कि हमको क्यों स्वस्थ भोजपुरी कहना पड़ता है, ये हम बात है। भोजपुरी क्यों नहीं कह पाते। वाह। ये हमारा एक बहुत बड़ा दर्द है कि भरत शर्मा जी भी हैं, आप भी हैं। बीच में एक दौर आया और वो एक्चुअली में मुझे लगता है भोजपुरी में कोरोना आ गया था। एकदम सही कह रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन बहुत ठीक होने की जरूरत है कि हमको स्वस्थ भोजपुरी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल ना करना पड़े। ना करना पड़े। हमें बचना पड़ता है कि भैया हम वो वाले नहीं हैं। मुझे स्लोगन लगाना पड़ा, ये मेरा हाँ स्लोगन है कि स्वस्थ भोजपुरी कमलेश हरिपुरी। कमलेश हरिपुरी, वो आप बताइए। तो हालांकि ये इसकी जरूरत नहीं पड़नी इसकी चाहिए। जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो भोजपुरी हम मतलब भोजपुरी। भोजपुरी मतलब भोजपुरी। तो आने वाले जो जनरेशन है, जो हमारे, क्योंकि भोजपुरी एक बहुत बड़ा समृद्ध भाषा है। समृद्ध भाषा है और एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को बहुत रिप्रेजेंट तबके में करता बोली है। जाती है, मतलब आज पूरे और विश्व पटल पे बोली जा रही भोजपुरी इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये है। जी राष्ट्रीय जी। भाषा नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो कई देशों में बोली जाती है। वहाँ के नागरिक लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कई कई देशों में अपने एफएम है भोजपुरी के। आपको जमैका में अपना एफएम है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में भोजपुरी का एफएम है, मॉरिशस तो है ही। तो बहुत सारे मतलब जो है जो देश हैं जहाँ पे हमारे इंडियन डायस्पोरा के लोग रहते हैं और जो वहीं के हो चुके हैं, अच्छा। बस एक भारतीयता अपने अंदर रखे हुए हैं। और वहाँ पर आप, वहाँ पे आपको निग्रो लैंग्वेज में आपको देवरा बड़ा सतावेला गाना एफएम में आपको सुनाई देगा। तो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और उसकी जो जड़ें हैं वो हमारे यहाँ पर है, जो हम कहीं ना कहीं मतलब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाह रहा अभी हूँ। आपने कहा नहीं गाना देवरा बड़ा सतावेला। हाँ आखिर जो आपने पूछा हाँ ना, बड़ी पीड़ा है, हाँ आपको भी है, हम सबको है, हाँ क्योंकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि भजन तो गाता ही हूँ, गजल गाता हूँ और भोजपुरी क्षेत्र का हूँ। हाँ अरे हम शुद्ध भोजपुरी बोलेंगे हाँ एकदम, वही जगह है ही। हाँ हो जाएगा तो ये है। उसमें क्या होता है ना कि जब हम भोजपुरी की बात करते हैं ना, तो अदर जो भाषा भाषी हैं उनके जहन में केवल एक ही बात आती है हाँ कि वो देवरा, बलमुआ, हाँ हाँ पियवा हाँ और वगैरह वगैरह, वगैरह वगैरह मैं जो लेना जो भी नहीं शब्द, चाहता हाँ नाम। हाँ उन शब्दों केवल के आस, इतनी तक सीमित है। हाँ इतनी तक सीमित जबकि है। हम लोगों की भाषा इतनी समृद्ध है, हाँ इतनी समृद्ध है कि ऐसा नहीं है कि लोग नहीं गा रहे हैं, बहुत नए लड़के भी गा रहे हैं। और अब शारदा सिन्हा जी, बिंदवासिनी देवी जी, कई लोग हैं जो अभी गा रहे हैं। तो मेरा बेसिकली आपसे ये कहना था सर कि मैं नए जनरेशन, जो नई पीढ़ी है, उनको आपके माध्यम से, आप और भरत सर दो ही व्यक्ति हैं बेसिकली, हो सकता है कोई और भी होंगे, हमें नहीं पता है। तो ये दो व्यक्ति हैं जो मतलब इन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं कि भोजपुरी क्या था, क्या हो गया, और हम बात कर अभी क्या हो सकता है। तो आप सबसे सही व्यक्ति हैं जो आने वाली पीढ़ी को ये बता सकें कि देखो हम ये थे, बीच में कोरोना हो गया था, हमने मास्क पहन लिया, वाह। हमने कोरोना खुद को चढ़ने नहीं दिया, और अब जब थोड़ा सा कोरोना कम होना शुरू हुआ है तो हम फिर निकले हैं घर से वाह। और फिर हम मुड़ेंगे। जी जी तो जी। ये मैं आपसे नए पीढ़ी के दर्शकों के, मतलब गायकों के लिए, लेखकों के कई लिए नाम हैं। एक संदेश जी। मैं दिलवाना चाहता हूं बेसिकली कि आप फेम में भ्रमित ना हो। बहुत अच्छा। जानते हैं, मैं जहाँ तक मैंने महसूस किया, मैं भी मुंबई में देखा हूँ और शुक्र करते हुए लड़कों को, बच्चों को देखा हूँ, वो क्षणिक भूख मिटाने के लिए ना, हाँ जो प्यास लगी है, हाँ 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 उस प्यास के चक्कर में ना, मतलब प्योरेट का पानी नहीं मिल रहा है ना, तो वो कहीं भी लगा के नल प्यास बुझा रहे हैं। इसीलिए वो थोड़ी सी गंदी हमारी भोजपुरी होती चली गई। यही जो मैंने हाँ महसूस हाँ किया।
लेकिन वो पेशेंस अगर रखते कि अगर हाँ। 4 कदम और आगे चलूंगा ना तो वहाँ प्याऊ बढ़िया बनाया गया है, बढ़िया बनाया गया है। तो वहाँ पी लूंगा पानी, तो मैं स्वस्थ भी रहूंगा और फिर वो गंदा पानी पीने से मैं बच जाऊंगा। ऐसा रेयर 10 में से 1-2 लोग करते हैं। 8 लोग उसी भीड़ में कि सामने दिख रहा है ना, बस जल्दी से ले लो, जल्दी से कर लो, जो मेरी सोच है। मैं इस विधा में क्यों नहीं जा पाया, अश्लील और जो दो अर्थी गीत गाते हैं, पहले तो मुझे वो पॉपुलरिटी नहीं चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे पोते नाती जो भी हैं, या हमारे जो भी ये ना कहें कमलेश हरिपुरी ने ये गाया, अरे गाली दे करके उसको स्किप कर दो, ऐसा नहीं। पहले जहन में तो ये अपने को करना है, क्षणिक हमको पॉपुलर नहीं होना है। हमें जो भी करना है 4 गीत गाना है। अब ये गाने में क्या बुराई है? पंडित छल्लूलाल मिश्रा जी पद्मश्री पाए, पद्म भूषण पाए, और क्या गाए? सिजिया से सैया रूठ गई ले रामा, कोयल तोरी बोलिया, सिजिया से सैया रूठ गई ले रामा, कोयल तोरी बोलिया, सिजिया से। समय लगेगा, लेकिन स्थिरता इसी में। आज पंडित छल्लूलाल जी नहीं है, लेकिन इनको युगों युगों तक गाया जाएगा ऐसे गीतों को, क्योंकि भाव ऐसे हैं। भाव ऐसे हैं। तो क्षणिक में हमारे बच्चे, आज के नई पीढ़ी को मैं चाहता हूं कि आप लोग मत जाएं, आप अच्छी चीजें परोसें। और ये जो कुछ शब्द है ना, मैं लेना नहीं चाहता हूं। हमारे शरीर के कुछ अंगों को नाम लेकर के, उनको प्रदर्शित करके और वीडियोग्राफी में डाल करके क्षणिक कमाई के लिए आप लोग मत करिए। तो नवकाश के दर्शकों, बेसिकली हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आजकल सबको जल्दी है वायरल होने की, और वायरल जो है वो इन्फ्लुएंजा की तरह या कोरोना की तरह आता है, व्यापक स्तर पे आता है, मगर कुछ टैबलेट मेडिसिन खा के खत्म हो जाता है। हाँ। इन्होंने जो नाम कहा वायरल होने की, हाँ। वायरल की समय सीमा कितनी होती है? हाँ, वही। आप एंटीबायोटिक खाएंगे ना, तो 6 दिन का 5 दिन का कोर्स होता है, वायरल खत्म हो जाता है। सेम वायरल का अगर जिसको नशा है होने का, तो ये कुछ दिन में, यहाँ जो 5 दिन का कोर्स है, ये 50 दिन का हो सकता है, 5 महीने का हो सकता है, फिर कोई नया वायरल आएगा, फिर कोई नया वायरल आएगा। तो हमें वायरल के चक्कर में नहीं पड़ना है, अच्छी चीज परोसना है। संगीत जो है वो साधना का चीज है, और आप साधना करते हैं तो आपको प्रसिद्धि मिलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप भगवान की पूजा करते हैं तो आप भक्त हो जाते हैं। तो संगीत भी जो है वो अपने आप में भगवान है और माता रानी का एक रूप है, मतलब बेसिकली सरस्वती माँ का आशीर्वाद है। तो आप माता के भक्त हैं बेसिकली, और उसके बाद आप माता का पूजा करें और माता आपको ऐसे छोड़ दे सड़क पे, तो वो सवाल ही नहीं उठता है। तो जो आप अन्यास कहा जाता है कि आपके जिह्वा पे क्या आवाज बहुत अच्छी है, माँ सरस्वती विराजी थे, और उसी सरस्वती विराजी से, उसी जिह्वा से आप दो अर्थी गीत गा करके हमारे बहन बेटियों को एक एक अंगों को प्रदर्शित कर रहे हैं। उन अंगों का मैं नाम नहीं लूंगा, प्रेम का भाव जो है वो आना चाहिए। हाँ, वो नहीं प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मतलब वासना में और वात्सल्य में बहुत अंतर है, और प्रेमिका से जरूरी नहीं है कि मतलब जो मोहब्बत हो उसमें वासना हो। अब भरत शर्मा जी का, सॉरी मैं बीच में, हाँ ठीक है, भरत शर्मा जी उस समय उनका पहला गाना हिट हुआ था। अब इसमें क्या है, सीधी सी बात गाए थे, खूब हिट हुआ था। अरे खराब हो जाइबा, खराब हो जाइबा, राजा पिया जाने गांजा हो खराब है। अब देखिए इसमें खाली वो बात कह रहे हैं। हाँ, हिट हो गया, हिट हो गया कि आप गांजा मत पियो, खराब हो जाओगे। और आजकल जो गाने आ रहे हैं, डोप शोप मारिया करो, हाँ, वो कुछ भी। मैं सोचता हूँ कभी कभी तो ऐसे भी स्थिर हुआ जा सकता है। बांग खाने पर गाने आ रहे हैं। जैसे मेरा भी गाना हिट हुआ था, उसमें कोई खाली श्रृंगारिक है, एक नायिका वहां से चल रही है, खाली हर शहरों का, हर जगहों का नाम उसमें लिया गया है कि गाजीपुर में लहंगा लूटल, ताजपुर डेहमा चुनरी, बस साया साड़ी भइल बरामद, बड़का गांव के कगरी टीका, टीका फेफना में आके भुलाइल बा, कि बाली बलियां बरामद होके आइल। कहीं इसमें नग्नता नहीं है, कहीं कोई दो अर्थी नहीं है, बस एक नायिका चल रही है, एक एक प्लेसेस का नाम लेना है, इसलिए उनको आधार बना करके लेके चला जा रहा है, बस और कुछ नहीं। इसमें लोग आनंदित हो रहे हैं कि मेरे गांव का नाम आ गया।
नहीं, भोजपुरी में वो शहर का और गांव का नाम लेके हाँ, मतलब हमारे इधर का कल्चर है। जी जी परवल जी, बेचे जाए भागलपुर, बड़ा फेमस हुआ था गाना हाँ उस हाँ, समय। ये सब ठीक पता है। नहीं उन्होंने गाया था क्या, ये सुनील छला बिहारी का है क्या, अच्छा इनका अच्छा, पता नहीं है, मतलब मुझे याद नहीं है। या देवी का है ना, देवी का है शायद, परवल बेचे जाए आज भी कई भागलपुर, ऐसे गायक ऐसे हैं कई और है। गीतकार हैं जो भोजपुरी के लिए अच्छा हाँ, काम आरा कर रहे बलिया छपरा का खूब जिक्र होता है, भभुआ मोहनिया तक का जिक्र हो गया है। हैं। वाह, तो अलग अलग गाने में हम लोग क्षेत्र का जिक्र करते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो उसमें मतलब अश्लीलता ना हो तो हमारा एक बहुत बड़ा विधा है, बहुत बड़ी दुनिया है भोजपुरी की, जो बहुत समृद्ध हो सकती है और इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो सकती है जी संगीत जी की। जी, तो ये तो हम लोग सर स्वस्थ भोजपुरी पर भी चर्चा कर लिए। अब चर्चा करते हैं भविष्य की। तो आपका तो अभी 2 साल हुआ है करेक्ट। मुंबई में, तो आने वाले वर्षों में और क्या क्या हम देख सकते हैं सर? मेरा कि एक होता है, हरिपुरी, एक लक्ष्य हाँ, बनाना सबको पड़ता है। जैसे यहाँ से निकलूंगा तो मैं घर पहुंचना है या ऑफिस में पहुंचना है। तो एक जब टारगेट बनाते हैं तो आदमी पहुंचता है, टारगेट बनाएंगे नहीं तो कहाँ निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे? तो टारगेट मेरा यही है कि कमलेश हरिपुरी एक स्थापित नाम हो, और स्थापित नाम तभी होगा जब मैं कुछ अच्छी चीज़ों को परोसूंगा। कई हमारे लेजेंड सिंगर हैं जो मेरे आदर्श हैं। आदर्श इसलिए हैं कि उनमें कुछ न कुछ बातें हैं जो सुनता हूँ और मैं उसको आत्मसात करता हूँ। नई आने वाली पीढ़ी को मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप गाना गाते हैं तो 1-2 घंटा रियाज कम से कम करें, रियाज कर लें। और अब कई लड़के पूछते हैं मुझसे कि रियाज कैसे करें। तो रियाज करने के लिए एक अच्छे गुरु की ज़रूरत पड़ती है। रियाज कुछ भी कर देते हैं कि हम बस सुबह उठ लिए और गाना अपना मोबाइल लगा दिया और गा रहे हैं, हाई पिच में गा रहे हैं। उनको खुद को पता नहीं है कि मेरी आवाज़ का रेंज कितना है। मान लीजिए मेरी आवाज़ का रेंज इतना, मैं यहाँ भी गाता हूँ और आपकी आवाज़ यहाँ से है, और आपको मैं सिखाने लगूँ कि नहीं यहीं से गाइए, तो ना आप वहाँ के रहे ना यहाँ के रहे। हाँ। इसलिए ज़रूरत ये है कि आपके पॉकेट में कितना पैसा की खर्च कर सकते हैं मार्केट में। सेम आपकी क्षमता कितनी है कि आप उस स्वर से गाएंगे कि इस स्वर से, जो कंफर्टेबल आपको। ऐसा नहीं कि रफ़ी साहब ने अगर वहाँ से गाया है तो मैं गाने को वहीं से गाऊंगा। मैं अपने कंफर्टेबल स्वर में गाऊंगा। जगजीत सिंह ने यही तो सिखाया मार्केट को। जगजीत सिंह, दुनिया कुछ भी, आप गुलाम अली और जगजीत सिंह दोनों एक साथ देखिए कैसे कमाल का है ना। वो गा रहे हैं चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन। अब गुलाम अली साहब गा रहे हैं और उसी मंच पे उसी तुरंत बाद जगजीत सिंह साहब जा रहे हैं और क्या गा रहे हैं, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। वो स्थिरता देखिए। तो किसी से, आपने शुरू में कहा ना, किसी से कोई कंपेयर मत करिए। आप हैं, आप हैं। सब अपने समय काल और परिस्थिति के प्रोडक्ट हैं। आप अपनी बात अपने ढंग से कहिए तो आप सफल होंगे। तो मुझे कमलेश बनना है, ना मुझे अनूप जलोटा बनना है, ना जगजीत सिंह बनना है, ना भरत शर्मा बनना है, ना वगैरह कोई नहीं। एक समय मतलब जो गाने आपके हिट हुए हैं उस समय तो कोई नहीं था। नहीं, वो नहीं कर रहा हूँ। मतलब एक दौर था। आज भी जो मैं कर रहा हूँ, मैं भजन भी गाता हूँ, अब जो गजल गाता हूँ, जो भी इन लोगों की गा लेता हूँ। कई मेरी कंपोजिशन है, और अभी मेरी कंपोजिशन है, मुकेश मिश्रा जी हैं, इन्होंने लिखा है, मैंने कंपोज किया था। हर गाँव की ज़मीं कब से खा रहा, गाँव की ज़मीं कब से, शहर की भूख क्यों नहीं मिटती। उन्होंने लिखा है, ऑफिसर हैं जीएसटी में और मेरे मित्र हैं। तो ये मैंने गाया था कि खा रहा, आज भी याद आती है गाँव की, है ना। कोई किसी से भी पूछिए जो शहर में रहता, उन्होंने लिखा है, खा रहा गाँव की ज़मीं कब से, शहर की भूख क्यों नहीं मिटती।
बहुत इस अच्छा है तरह सर। से। ये रिलीज हो गया, रिलीज होने वाला है? रिलीज मतलब अभी प्रॉपर है। रिकॉर्ड नहीं कराया है, हाँ, लेकिन ऐसे ही यूट्यूब पे नहीं, हारमोनियम अच्छा पे गाया है। लगेगा, वो भाव मुझे अच्छा समझ में आ रहा है। तो सर ऐसा करते हैं कि मैं आपको 2-4 लाइनें बताता हूँ, थोड़ा आप उसको गुनगुनाइए। अरे लिख के देते तो मैं गा देता। नहीं, मैं ऐसे ही बता देता अच्छा हूँ, या बताइए, कलम कलम बताइए। कलम चाहिए। बहुत इजी लाइन है सर, ऐसे ही दिमाग में आ गया अभी बैठे बैठे। आपका जो प्रेम वाला सुना था ना, उससे आ गया वो है सर कि प्रेम की धुन में गीत ये गाऊं, तू नहीं आए मैं तुझको बुलाऊं, सदियों ढूंढा कहाँ कहाँ तुझको, मिली तू मेरे दिल में ही मुझको। प्रेम की धुन में गीत ये गाऊं, तू नहीं आए मैं तुझको बुलाऊं, तू नहीं आए, तू नहीं आए मैं तुझको बुलाऊं, प्रेम के धुन में गीत ये गाऊं। दर्शकों को कमाल की बात है, इन्होंने अभी बोला मैं ऐसे गुनगुना लिया। हाँ कोई नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं अच्छा, ये मैं आपको पूरा पूरा लिरिक्स में दूंगा। मैं इसको हाँ, गाऊंगा। पूरा लिरिक्स में बहुत दूंगा। बहुत सुंदर लाइन है। हाँ नहीं, मैं आपको पूरा सुना देता हूँ, फिर हाँ आप हाँ गाएंगे हाँ, कि प्लीज बताइए। प्रेम की धुन में गीत ये गाऊं, तू नहीं आए मैं तुझको बुलाऊं, सदियों ढूंढा कहाँ कहाँ तुझको, मिली तू मेरे दिल में ही मुझको, रिश्ता ये कैसा कह नहीं पाऊं, प्रेम की धुन में गीत ये गाऊं, क्या तू बात। नहीं आए मैं तुझको बुलाऊं, फूलों में देखा फूलों सा चेहरा, तू नहीं था भ्रम ये मेरा, तड़पू मैं तरसूं कहाँ कहाँ जाऊं, प्रेम की धुन में वाह गीत ये वाह गाऊं, वाह तू वाह, नहीं आए मैं तुझको बुलाऊं। मुझे लगा ये आपको सुनाना चाहिए और क्या आपको बात देना है, चाहिए, ये क्या मैंने बात पहले है। लिखा था। नहीं, मेरे जोनर का है ये हाँ, गीत। लेकिन आपकी आवाज सुन के, इतना सुन के मुझे लगा कि ये आपके इसको और भी कंपोज में अलग ढंग हाँ, से कर सकता थोड़े हूँ। शब्द के साथ खेल सकते हाँ, हैं, लेकिन ये है ये तो कि आपने हाँ, बोला और मैं गुनगुना लिया। हाँ गुनगुना दिया, बट ये मैं आपको लिरिक्स में पॉडकास्ट के बाद मैं आपको बहुत अच्छा, भेजूंगा, बहुत अच्छा। और इसको कंपोज करके इसको तैयार किया जाएगा सर, एक नया दौर लाया जाएगा। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई, और ये नवकाश का शुरुआती दौर है। हम चाहेंगे कि हम आपको अभी, चूंकि 2 ही साल आपके मुंबई में हुए हैं, करेक्ट करेक्ट। तो अभी आपके दर्शकों, जल्दी मेरे 2 साल मुंबई में हो गए। हाँ, अच्छा, मैं आपको बता दूं, मुंबई में हो गए तो मैं आपको ये भी लाइन बता दूं कि मैं ये भी गाता हूँ। विठ्ठला माय बापा, विठ्ठू माऊली तो माऊली जगाची, विठ्ठू माऊली तो माऊली जगाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची। वाह सर। तो बेसिकली मैं ये चाहूँगा कि 2026 में जी, एक कोई गली गली मतलब हिट हो, बहुत भजन धन्यवाद हो, आपको। गजल हो, जी गाना जी जी हो, जी जो जी भी हो, जी जी। लेकिन गली गली हिट हो, और फिर उसके बाद एक बार आपका फिर से पॉडकास्ट करें, और मैं बोलूं सर कि आपके 2.5 साल होने पर या 3 साल होने पर क्या कैसा बात महसूस है। हो रहा है। तो बहुत अच्छा समय, लगा सर, बहुत आप समय। आए, आप थैंक इतनी यू सो दूर मच। से आए, आपने इतना समय दिया, आपने इतनी अच्छी आवाज में गाए, और हम स्वस्थ भोजपुरी को सिर्फ भोजपुरी कहें। कहें, इस भावना के साथ में, जैसे डॉक्टर सागर सर से बात किया था, आज डॉक्टर कमलेश उपाध्याय सर से बात किया, तो ऐसा लग रहा है कि बलिया ही झंडा लेके चलेगा हमारे भोजपुरी का। वाह वाह वाह। क्योंकि भोजपुरी हमारे पे कई लोग काम कर रहे हाँ, हैं। एक हमारे बहुत आदरणीय हैं जय भोजपुरी। अच्छा, ये तो मैं बताना भूल ही गया आपको, बिहार में गोपालगंज में एक संस्था है, जनतनाश्रय संस्था है, अच्छा जय भोजपुरी जय भोजपुरिया, अच्छा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सतीश कुमार त्रिपाठी जी, जी जी जी, और उपाध्यक्ष हैं उसके सुभाष पांडे जी, सुभाष संगीत सुभाष पांडे जी हैं। तो संगीत सुभाष पांडे जी भी बहुत शानदार लिखते हैं, और इतना शानदार लिखते हैं कि जो अगर साहित्य में आपकी रुचि नहीं है ना, तो आपके सर के ऊपर से जाए। तो ऐसे लोगों की जरूरत है। मैंने अंजन जी रहे, ये कई भिखारी ठाकुर जी रहे, ये सब तो उस लेवल के वो मैंने गीतकार हैं। मैं उनके गीतों को गाता हूँ। और एक हमारे मित्र हैं जो भोजपुरी पर बहुत सारा काम किए, उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, मनोज भावुक जी, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, भोजपुरी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक लड़की है जो मेरी बहन छोटी है, चंदन तिवारी, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ यही 4-5 जो नाम है ना, जिनको मैं बड़ा आदर करता हूँ कि भोजपुरी के लिए लोग काम करें। भरत शर्मा जी तो है ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी तो सभी सब तरह के लोग गीत गा रहे हैं, लेकिन भोजपुरी को ऐसे पकड़ के लेके चलने के लिए जो मेरी सोच है, मैं पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी को बड़ा आदर करता हूँ कि उन्होंने भोजपुरी के लोकगीतों को, उन चीज़ों को शास्त्रीय पुट डाल करके सहज बना करके कैसे अब
अरे खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। पंडित जी ने गाया है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को मैं आत्मसात करता हूँ और कोशिश करता हूँ ऐसी ही चीज़ों को गा करके एक स्थापित नाम हो, ताकि देश का भी हमारा नाम हो, हमारे प्रदेश का भी नाम हो, हमारे गांव का भी नाम हो, हमारे स्थल का नाम हो, समाज का नाम हो। नहीं सर, नाम तो आपका स्थापित ऑलरेडी है। नहीं, इसको मतलब मैं कुछ नहीं मानता जो हूँ इसको तो। वो तो सर अपने अपनी ख्वाहिशें हैं, लेकिन एक सफलता की अपनी ख्वाहिश होती है, मगर आप ऑलरेडी स्थापित हैं। हमारा सर नवकाश का जो टैगलाइन है वो है विचारानाम नवकाशः, विचारों का नया आकाश। तो आपके जो विचार हैं वो अगर हमारे नए आकाश में गूंज रहे हैं, तो आपके पास विचार आए कहाँ से? विचार आते हैं अनुभवों से। तो आपने ज़िंदगी में जो इतने अनुभव हासिल किए हैं वही आपकी सबसे बड़ी सफलता है जी। तो इसको मैं कम नहीं मानता हूँ, इसको मैं बहुत बड़ा मानता हूँ। तो उसी अनुभव के आधार पर मैं चाहता हूँ सर कि आप कोई आखिरी बात जो आपके दिल में हो, जो आप हमारे दर्शकों को कह सकें। और मैं एक और चीज़ चाहूँगा कि आप ये कहें दर्शकों को कि मैं दोबारा आऊँगा और भाव बदले हुए रहेंगे। जीवन में जो बनना चाहें आप एक लक्ष्य बनाइए और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए उनको हमेशा स्मरण में रखें, तो निश्चित होगा। ये सब भाव मेरे भी 2023 से काफ़ी जागृत हुए हैं। पहले तो सच में मैं नौकरी कर रहा था और कर रहा था बस, और कार्यक्रम भी करता था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से इसमें तन्मयता से जुड़ गया हूँ। और नए दर्शकों को जो संगीत में रुचि रखते हैं उनको यही कहूँगा कि संगीत को स्वर साधना ज़रूर करें, कि कुछ भी कहें बात करें तो उसमें वज़न हो, स्वर में वज़न हो, भाव में वज़न हो। और उसके लिए तीनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक तो स्वर साधना, तो आपके स्वर में गंभीरता आएगी। आपको जब गीत का जो चुनाव होता है तो उसके लिए आपको अध्ययन की ज़रूरत है, जो आपने लगा रखा है, शिक्षा ज़रूरत है तो उसकी। और ईश्वर की कृपा प्राप्त के लिए अपने बड़ों का सम्मान, और प्रभु जो अदृश्य रूप में आप किसी भी एक रूप को महसूस करके उनको पकड़ के चलिए। ये तीन ही विधा ना जीवन को पार लगा देती है। तो नई पीढ़ी को आप सब एंजॉय करें, सब ठीक है, घूमिए फिरिए, सब ठीक है, लेकिन अपने बड़ों का आदर करें। बड़ों का आदर करेंगे तो ईश्वर का अनायास और सम्मान होता है। और जब ईश्वर का सम्मान होता है ना, तो अंतिम लाइन कह दूं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे नवकाश में आए और आपने अपने विचार रखे, अपना कीमती समय दिया और दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आप सभी को प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।